नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में। तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम सम्राट अशोक के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सम्राट अशोक। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की यदि बात की जाए तो आज की जो है हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। और तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है गद्दी पर 269 BC से लेकर 232 BC तक जो है गद्दी पर रहे थे। 232 BC तक 32 BC तक जो है गद्दी पर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में यदि बात की जाए तो हमने कल के क्लास में जाना था कि इनके पिता कौन थे, बिंदुसार थे। और कहा जाता है कि बिंदुसार के जो है 100 पुत्र थे। और जिनमें से दो जिनमें जिन 100 पुत्रों में से जो है बिंदुसार के दो प्रिय पुत्र कौन कौन से थे, अशोक और सुसीम। जिनमें से दोस्तों सुसीम को जो है बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी जो है बनाया था। लेकिन अब बाकी 99 भाइयों में ये होड़ मच गई कि आखिर सुसीम में ऐसा क्या था कि उसको जो है राजा बनाया गया, क्या हमको क्यों राजा नहीं बनाया गया। तो इस कारण जो है इन 100 भाइयों के बीच जो है 4 वर्षों तक जो है दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब जिनमें से 4 वर्षों तक जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिनमें अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है 269 BC में जो है गद्दी पर बैठता है और 232 BC तक जो है गद्दी पर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि इस कारण जो है सम्राट अशोक सुसीम की हत्या करने के बाद और साथ ही अपने बाकी भाइयों की हत्या करने के बाद जो है गद्दी पर आता है। तो आप दोस्तों लिख लेते हैं अशोक के बारे में, सारे पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जन्म की। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 BC में। 304 BC में हुआ था। सुभद्रांगी इनकी माता थी। कौन दोस्तों? सुभद्रांगी। माता कौन थी? सुभद्रांगी। कौन सी दोस्तों? सुभद्रांगी। याद रखेंगे दोस्तों, सुभद्रांगी जो है माता थी। और यदि पिता की बात की जाए तो पिता तो आप सभी को पता है, पिता कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार जो है कौन थे दोस्तों? बिंदुसार पिता थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक को जो है किस अन्य नाम से जाना गया है। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। देवनाम प्रियदर्शी पूछा गया क्वेश्चन है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना गया? तो अशोक को जो है जाना गया। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, यानी सम्राट अशोक के नाम जो है किन अभिलेखों में मिलते हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है दोस्तों राजा जो है इनको जारी कराता है अभिलेखों को, इसमें अपने संदेश जो है जनता तक पहुँचाता है। इसी के उद्देश्य से इन अभिलेखों को जो है जारी किया जाता है। तो आप दोस्तों लिख लेते हैं अशोक के, यानी अशोक का नाम जो है किन अभिलेखों में मिला है। अशोक का नाम किन अभिलेखों में मिला? तो अशोक का नाम जो है दोस्तों किन अभिलेखों में मिला है, तो यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले मास्की अभिलेख। और ये मास्की अभिलेख कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। ये कर्नाटक में है। और साथ ही दोस्तों दूसरा अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है ये? तो यदि इसकी बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? गुर्जर अभिलेख है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों और कौन से अभिलेख हैं। तो नेटूर अभिलेख। नेटूर अभिलेख ये कहाँ पे है? तो ये भी कर्नाटक में है। और यदि बात करते हैं और कौन सा है दोस्तों, उदय गोलान। उदय गोलान ये कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन चारों अभिलेखों से जो है सम्राट अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं दोस्तों अशोक ने जो है उत्तराधिकार का युद्ध देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध 4 वर्ष तक चला था। 4 वर्ष तक चला था। कब से कब तक? 273 BC से 269 BC तक। याद रखें दोस्तों, 269 BC तक जो है चला था। अब दोस्तों इसमें जो है उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, हत्या करके 269 BC में गद्दी पर बैठा। याद रखें दोस्तों, गद्दी पर बैठा। तो ये आपको याद रखना है। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि उत्तराधिकार का युद्ध जो है क्या वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक जो है चला था। और आपको कहीं कहीं पर जो है अशोक का शासनकाल लिखा होगा 273 BC से जो है 273 BC से 232 BC तक। लेकिन दोस्तों 273 BC में जो है और 269 BC तक, यानी 4 वर्ष तक जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और इस उत्तराधिकार के बाद जो है 269 BC में अशोक जो है गद्दी पर बैठा और 232 BC तक जो है गद्दी पर रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में। यानी विष्णु पुराण में जो है सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। विष्णु पुराण की यदि बात की जाए दोस्तों, विष्णु पुराण की, तो इसमें जो है अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। अशोक वर्धन के नाम से जो है जाना गया अशोक को। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, एक है भबरू अभिलेख। भबरू अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये राजस्थान में है। इसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने जो है अपने आप को किस अभिलेख में जो है मगध का सम्राट बताया? तो भबरू अभिलेख में बताया, जो कि राजस्थान में है। तो लिखेंगे दोस्तों इसको, भबरू अभिलेख को लिख लेते हैं। भबरू अभिलेख, भबरू अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये भबरू अभिलेख कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। और इसमें जो भबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। याद रखें दोस्तों, बताया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था? अभिलेखों को खोजा, तो अभिलेखों को जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था दोस्तों टी पैंथेलर के द्वारा। फैंथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में खोजा गया था। कब दोस्तों? 1750 ईस्वी में खोजा गया था। अब दोस्तों इनको पढ़ा किसने था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1800। कब दोस्तों? 1837 में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है कि कब पढ़ा था, कब खोजा था और किसने पढ़ा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे अशोक के लोग जो है, यानी अशोक के जो अभिलेख थे वे किस किस भाषा में थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सम्राट अशोक गद्दी पर 269 BC से 232 BC तक किस प्रकार ये गद्दी पर आए थे, ये आपको पता लग गया होगा। जन्म हुआ था 304 BC में। माता की बात की जाए तो शुभद्रांगी इनकी माता थी। पिता थे बिंदुसार। अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक का नाम जो है किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की अभिलेख कर्नाटक में है, गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश में, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक, गुदागोलान कर्नाटक। तो इन अभिलेखों से जो है दोस्तों अशोक के नाम जो है मिले हैं। साथ ही उत्तराधिकार का युद्ध जो है 4 वर्ष तक लड़ा गया था, यानी 273 BC से 269 BC तक जो है लड़ा गया था। और अशोक ने जो है अपने उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 269 BC में गद्दी पर बैठा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। भबरू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, तो इस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अशोक ने जो है किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भबरू अभिलेख में, जो कि राजस्थान में है। अशोक के अभिलेखों को खोजा था टी पैंथिलर ने 1750 बीसी में। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अशोक के अभिलेखों की भाषा, यानी अशोक के अभिलेख जो है किन किन भाषा में थे। लिखेंगे अशोक के अभिलेखों की भाषा। अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो भारत में मिले हैं दोस्तों उनकी ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि, यानी जो भारत में मिले ब्राह्मी लिपि थी। और यदि जो पाक में मिले, पाक मतलब पाकिस्तान में, उनकी कैसी थी दोस्तों? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि कैसी थी दोस्तों? खरोष्टी लिपि। और पाकिस्तान में दो मिले हैं, मानसेरा और दोस्तों शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी याद रखें दोस्तों, शहबाजगढ़ी। तो दोनों ये मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं शहबाजगढ़ी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से जो है जो अभिलेख मिले उनकी लिपि क्या थी? अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि क्या थी दोस्तों? अरमाइक लिपि थी। कैसी थी लिपि थी दोस्तों? अरमाइक लिपि थी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जो अफगानिस्तान में मिले थे उनकी लिपि क्या थी? अरमाइक लिपि थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एशिया माइनर। एशिया माइनर मतलब तुर्की। जो तुर्की से मिले थे वे किस लिपि में थे दोस्तों? ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि। यूनानी लिपि भी इसको लिख सकते हैं, याद रखें दोस्तों, यूनानी लिपि। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस यानी इन चार भाषाओं में जो है इन चार लिपियों में मिले थे अशोक के अभिलेख। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों जनता तक, यानी इन अभिलेखों का, यानी जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। अभिलेखों व शिलालेखों का प्रयोग जो है किया गया था। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए इनका प्रयोग किया गया। जैसे अभिलेख व शिलालेखों का, अभिलेखों व शिलालेखों का, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये अभिलेख जो है ये किसी पर भी लिखवाए जाते थे। ये किसी पर भी लिखे जाते थे, जैसे लोहा तांबा, पेड़, पत्थर, इन सभी पर। और साथ ही दोस्तों शिलालेख सिर्फ पत्थर पर लिखे जाते थे। किस पर? सिर्फ पत्थर पर जो है लिखे जाते थे शिलालेख। याद रखें दोस्तों, शिलालेख सिर्फ पत्थर पर जो है लिखे जाते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं कलिंग युद्ध के बारे में, कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। और कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक जो है भैरी घोष की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति, यानी शांति की नीति अपनाएगा। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब दोस्तों? 261 बीसी में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की यदि बात की जाए 261 बीसी में। और ये कहाँ पे है? वर्तमान उड़ीसा में। कलिंग की हम बात करते हैं तो कहाँ पे है? वर्तमान उड़ीसा में है कलिंग। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लड़ा गया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया कलिंग युद्ध। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलिंग की राजधानी क्या थी। यानी जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय राजधानी क्या थी? तोसली।
तोसली जो है यहाँ की राजधानी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजा कौन था इस समय। पद्मनाभ था, पद्मनाभ याद रखें दोस्तों, पद्मनाभ यहाँ का राजा था। और ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दया नदी के किनारे, दया नदी के किनारे लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक की नीति। अशोक की नीति, अशोक की नीति की यदि बात की जाए तो अशोक की नीति क्या थी? भैरी घोष की नीति, भैरी घोष की नीति। भैरी घोष की नीति मतलब युद्ध की नीति, युद्ध की नीति थी अशोक की, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक यानी कलिंग युद्ध के बाद धर्मघोष की नीति अपना ली थी। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद धर्मघोष की नीति अपना ली थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं धर्मघोष मतलब शांति की नीति, शांति की नीति याद रखेंगे मतलब शांति की नीति, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, अभी इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अब अशोक ने जो है इस युद्ध के बारे में जो है, इसके बाद जो है इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपना लिया, याद रखें दोस्तों, अपना लिया था। और साथ ही दोस्तों इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध का यानी कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी। वह शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से ली थी, तो लिखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा, बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली थी, निग्रोध से। और साथ ही दोस्तों निग्रोध से ली, तथा शिक्षा की यदि बात की जाए, शिक्षा किससे ली थी दोस्तों? उपगुप्त से ली थी, याद रखें दोस्तों। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि कलिंग युद्ध ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अशोक की पत्नियों के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है किस किस को भेजा था। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेखों की। दोस्तों अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? यानी जो भारत में मिले हैं उनकी ब्राह्मी लिपि थी। जो पाकिस्तान में मिले थे खरोष्टी लिपि में मिले थे, मानसेर और शहबाज गढ़ी। अफगानिस्तान में मिले थे अरमाइक लिपि में। एशिया माइनर यानी तुर्की में ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि में जो है मिले थे। साथ ही इनकी यदि बात की जाए दोस्तों अभिलेखों की बात की जाए तो इनका मतलब था यानी जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए इनका प्रयोग किया गया था, यानी अभिलेखों का और शिलालेखों का। शिलालेखों की यदि बात की जाए तो ये केवल पत्थर पर यानी पहाड़ों पर, पत्थरों पर जो है लिखे जाते थे। अभिलेखों की मतलब यानी इनको पत्थरों पर भी लिखा जाता था, लोहे पर भी, तांबे पर भी इनको लिखा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अब बात आती है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध जो है 261 BC में लड़ा गया था और ये वर्तमान में है उड़ीसा में है कलिंग। और ये जो है कलिंग युद्ध अशोक की गद्दी पर बैठने के कितने दिन बाद लड़ा गया था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लड़ा गया था कलिंग युद्ध। राजधानी क्या है? तो तोसली जो है राजधानी थी इस समय कलिंग की। राजा कौन थे? पद्मनाभ थे। और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दया नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था कलिंग का, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अशोक की नीति की यदि बात की जाए
तो अशोक की नीति क्या थी? भैरी घोष की नीति थी। अशोक की मतलब युद्ध की नीति थी अशोक की, यानी जो भी चीज़ चाहिए या जिसको भी जीतना है युद्ध करो और जीत लो, ये था उसका मकसद। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने धम्म घोष की नीति अपना ली, यानी एकदम शांति की नीति अपना ली। अब दोस्तों एकदम ऐसा क्या हुआ अशोक को, जो इसने जो है एकदम युद्ध की नीति छोड़कर जो है शांति की नीति अपना ली थी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी जो इसका भतीजा था निर्विरोध, तो इससे जो है ये अशोक रोज मिला करता था, और निर्विरोध जो है अशोक को बौद्ध धर्म की जो है प्रेरणा देता था रोज। अब धीरे धीरे जब अशोक को रोज बौद्ध धर्म की प्रेरणा देता था निर्विरोध, तो धीरे धीरे अशोक पर जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था। अब लेकिन जैसे ही ये कलिंग युद्ध हुआ, तो इसमें देखा अशोक ने लगभग 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे कलिंग युद्ध में। तो दोस्तों कितने 1 से 1.5 लाख लोग जो है मारे गए थे कलिंग युद्ध में। अशोक ने देखा कि युद्ध नीति अपनाने से जो है इतने लोग मारे गए हैं एक ही युद्ध में, तो इतने सारे युद्ध हुए उनमें कितने सारे लोग मरे होंगे। तो इसी प्रकार जो है इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया, और इसने जो है एक वचन लिया कि अब जो है मैं युद्ध की नीति नहीं अपनाऊंगा और शांति की नीति अपनाऊंगा। तो इसीलिए जो है दोस्तों इसने भैरी घोष की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति यानी शांति की नीति अपना ली थी। और इसके बाद जो है दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको दोस्तों? अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिनमें से 13वें अभिलेख में जो है, अभिलेख नहीं शिलालेख, जहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और साथ ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा की बात की जाए तो अपने भतीजे निग्रो से बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली थी। लेकिन शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा ली थी उपगुप्त से बौद्ध धर्म की, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अशोक की पत्नियां। अशोक की पत्नियां देखेंगे और अशोक की संतानें देखेंगे, कौन कौन जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक की संतानें जाएंगी। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों अशोक की पत्नियां। अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो अशोक की यहाँ पे 3 पत्नियां प्रमुख रही हैं, और इन तीनों पत्नियों की कौन कौन सी संतान थी तो ये देख लेते हैं। देवी की यदि बात की जाए तो पहली देवी हुई। देवी की संतानें कौन कौन थी दोस्तों? महेंद्र और संघमित्रा और चारुमती। महेंद्र, संघमित्रा, संघमित्रा और दोस्तों चारुमती। चारुमती, तो ये तीनों संतानें देवी की थीं। अब दोस्तों यहाँ पे आती है कारोबा की। कारोबा की ये दूसरी पत्नी होगी कारोबा की। अब दोस्तों इसकी संतान थी तीवर। और यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरी पत्नी थी दोस्तों पद्मावती। तीसरी पत्नी थी पद्मावती और इसकी संतान थी कुणाल। और यही कुणाल है जो कि उत्तराधिकारी बनेगा अशोक का। याद रखें दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपको पता होना चाहिए अशोक का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो कुणाल जो है बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। अशोक ने भेजा यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अशोक ने भेजा था। यहाँ पे हम बात करते हैं अब श्रीलंका। यानी श्रीलंका में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र व संघमित्रा को, ये जो हैं इसकी पत्नी देवी की संतान थी। याद रखें दोस्तों संघमित्रा को। और यदि बात करते हैं दोस्तों तक्षशिला में, तक्षशिला में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? मज्झांतिक को। मज्झांतिक को जो है भेजा था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है किसको भेजा था? किसको दोस्तों? मज्झिम को भेजा था। मज्झिम को भेजा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया था। तो लिख लेते हैं इस लाइन को भी। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ भारत में जो है
शिलालेखों का प्रारंभ किसने किया था? अशोक ने करवाया था। शिलालेख मतलब यानी पत्थरों पर लिखवाना जो है किसने शुरू करवाया था? अशोक ने। पत्थरों पर अपने संदेश लिखवाए जाते थे राजाओं के द्वारा, जो कि जनता तक पहुंच सकें। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। स्तंभलेख कितने हैं? 7 हैं। और गुहालेख की यदि बात की जाए तो गुहालेख कितने हैं? गुहालेख हैं दोस्तों, गुहालेख है 3 लिखेंगे दोस्तों। अशोक के अभिलेख, अशोक 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 के शिलालेख, अशोक के शिलालेख की यदि बात की जाए तो शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्तंभलेख, स्तंभलेख की यदि बात की जाए तो 7 स्तंभलेख थे। कितने? 7 स्तंभ। अब दोस्तों इस प्रकार जो है आपने देखा होगा, स्तंभ यानी पिलर होते हैं, तो इन पर जो है संदेश लिखवाए जाते थे, तो इसी को स्तंभलेख जो है कहा गया है। और शरीर यदि बात की जाए गुहालेख, गुहालेख मतलब गुफाओं में जो है संदेश लिखे जाते थे, तो कितने हैं? 3 गुहालेख हैं। कितने दोस्तों? 3 गुहालेख हैं। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अशोक के 14 शिलालेख। अब इन 14 शिलालेखों में से किस में क्या लिखा है और जिनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, हम केवल उन्हीं को जो है करेंगे। तो अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, तो 2-4 शिलालेख हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले शिलालेख की, यानी पहले और दूसरे में क्या क्या लिखा है लिखेंगे दोस्तों। पहला शिलालेख, पहले शिलालेख की यदि बात की जाए तो अशोक के पहले शिलालेख में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पशु बलि, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा व समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरे शिलालेख की। दूसरा शिलालेख, दूसरे यदि शिलालेख की बात की जाए तो दोस्तों दूसरे शिलालेख में किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा शिलालेख के। इसमें जो है दोस्तों पशु चिकित्सा और दक्षिण राज्यों का वर्णन, पशु चिकित्सा, चिकित्सा व दक्षिण राज्यों का वर्णन, दक्षिण राज्यों का वर्णन। तो कौन कौन से दक्षिण राज्य हैं दोस्तों? चेल, चोल, चेल चोल, पांडे, पांडे और सत्य युग। याद रखें दोस्तों, सत्य पुत्र, सत्य पुत्र। तो इन दक्षिण राज्यों का वर्णन जो है किया गया है। तो दोस्तों अब इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो इसकी पत्नी थी देवी, जिसकी संतान है महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। कारोबाकी, इसकी संतान थी तीवर। तीसरी पत्नी है पद्मावती, जिसकी संतान है कुणाल। और यही कुणाल जो है दोस्तों अशोक के बाद जो है गद्दी पर बैठेगा, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी बनेगा। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था, श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, तक्षशिला मध्यांतिक को, और हिमालयी क्षेत्र में मज्जिम को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब दोस्तों भारत में जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया था, यानी पत्थर पर लिखवाने का प्रारंभ किसने? अशोक ने करवाया था, ताकि जनता तक अपने संदेश पहुंचाए जा सकें। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14, स्तंभ लेखों की संख्या है 7, गुहा लेखों की संख्या है 3। तो ये आपको याद रखना है, गुहा लेख मतलब गुफाओं में लिखवाए जाते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख। तो पहले शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें कहा गया पशु बलि की निंदा और अहिंसा व समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। यानी पहले शिलालेख में कहा गया है पशु बलि की हत्या नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, और समस्त जो प्रजा है ये हमारे पुत्र के समान है, अशोक ने कहा था। दूसरे शिलालेख में यानी पशु बलि की पशु चिकित्सा, यानी पशु चिकित्सा का जो है ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण राज्यों का वर्णन जैसे चेल, चोल, पांडे व सत्यपुत्र। तो दूसरे शिलालेख में जो है इनका वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और बाकी के जो अशोक
के बारे में, शिलालेख है इनके बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो पॉइंट्स बचे उनके बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।